हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल एनआईएस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th एनआईएस हिंदी, जिसका कोड है 301, उसके क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन पेपर आपका किस तरीके का आता है, पैटर्न क्या है, पूरा सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है, आंसर्स हमें किस तरीके से उसके लिखने हैं। तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अप्रैल एंड अक्टूबर दोनों ही सेशन के बच्चों के लिए पेपर का पैटर्न सेम होता है, तो दोनों ही सेशन के बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अगर इसके चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, चैप्टर वाइज अपने नोट्स बनाने हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज नोट्स भी बनवाए हुए हैं, और साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी इस वीडियो के थोड़ी बहुत देर बाद। ठीक है, जब ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी तो आप इसके पीडीएफ को टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा अपना ऐप भी है, जिसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल एनआईएस, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। आपके असाइनमेंट, आपके प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं। आपको ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों समझना ज़रूरी है कि आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये आपका 3 आवर्स का आता है। मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो 3 आवर्स का होता है, और 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से उनको पेपर काफ़ी लेंदी लगता है और बच्चों का पेपर पूरा नहीं हो पाता। तो आपको इस चीज़ को समझते हुए चलना है। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। पहला निर्देश यही है कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग। क ख ग मतलब 3 सेक्शंस में पेपर आपका डिवाइड है। जो हमारा खंड क है उसके सभी प्रश्नों को हल करना ज़रूरी है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उनको अटेम्प्ट आपको करना है। खंड ख की तरफ थोड़ा-सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। खंड ख और ग, इन दोनों में से आपको केवल एक ही खंड के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है? यानी इन दोनों सेक्शन में से आपको जो सेक्शन अच्छे से आता है, आप उसी सेक्शन को अटेम्प्ट करें। अब बच्चों का एक सवाल और होता है कि खंड ग और खंड जो है ख, इन दोनों में से अगर हमें कुछ क्वेश्चंस ख के आएँ तो क्या हम वो कर दें, और कुछ क्वेश्चन ग के आएँ तो क्या हम वो कर दें? तो नहीं बच्चों, आपको जो भी खंड अटेम्प्ट करना है उसके उसी के आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ख में से कुछ ग में से। ठीक है, तो आपको एक को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा खंड का जो है आपका स्टार्टिंग वाला सेक्शन वो टोटल 85 मार्क्स का है, और ये जो आपको दो में से कोई एक खंड करना है यानी ख या फिर ग, वो आपका टोटल 15 मार्क्स का है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपको किस खंड पे कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब बढ़ लेते हैं तरफ हम अपने क्वेश्चन पेपर की। खंड का की बात करें अगर हम, ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पहला, वो दिया जाएगा पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। पद्यांश का मतलब क्या होता है, जो आपको आपके सिलेबस में कुछ कविताएं दी हुई हैं, कुछ पद्य दिए हुए हैं, उनको पढ़ के ये जैसे कि ये वाला आपका पूरा पद्यांश है, तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, वो भी प्रसंग सहित। ठीक है, आपके सिलेबस में से ही ये दिया हुआ है। तो देखिए ये रहा, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एति ते अधिक कहूँ मैं काहा, मैं जानऊ नित नाथ सुभाऊँ, अपराधू पर कहो न कहूँ, मोह पर कृपा सनोहु बिसेखी, खेलत खुलिस न कबहू देखी। या तो आप इसकी सप्रसंग सहित व्याख्या कर दीजिए, या फिर इसके जो है अथवा करके दूसरा भी दिया हुआ है, आपको इनमें से एक को अटेम्प्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, आंधियां नहीं जिनमें उमंग भरती हैं, छातियां नहीं संगीनों से डरती हैं, शोभित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, पकड़ो अयाल अंधड़ पर उछल चढ़ोरे, और किरीचों पर अपने तनमन का चाम मड़ोरे। तो देख लेते हैं। देखो अब पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका काव्य सौंदर्य बताना है। तो देखो इन दोनों में से आपको किसी एक की व्याख्या को देना है, मतलब प्रसंग सहित। ये तो हो गया क। अब क के अलावा इसमें आपको एक ऑप्शन और दिया जाएगा, जो कि है ख। ठीक है, ख। और ख में आपको क्या करना है, ख में आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। जैसे कि जिनी पिया सार रसु तजे आन रस, होई रस मगन डारे बिखु खोई। ठीक है, तो क और ख दो क्वेश्चन दे दिए हैं। क में आपको दो ऑप्शन है, जिसमें से एक को अटेम्प्ट करना है, और ख में आपको काव्य सौंदर्य बताना है। पहले हम देखेंगे
का जो है हमारा ये रहा, इसका जो ये पहला पद्यांश है इसकी प्रसंग सहित व्याख्या को तो बढ़ लेते हैं इसकी तरफ। ये रहा, देखिए प्रसंग आपको सबसे पहले लिखना है कि भी सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर जो अयोध्या के लोग थे वो बड़े दुखी हो गए। इसमें आपको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन सा देना है, बताना है कि बेसिक चीज़ क्या है, किस बारे में आप व्याख्या करने वाले हो। तो राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए क्या मांगा, राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए ये बात अकल्पनीय थी, मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। तो भरत को लगता था कि इस सब के दोषी वही हैं, वो खुद इस सब के दोषी हैं। इससे भरत को अपयश मिल सकता था, मतलब उनको बदनामी मिल सकती थी। इसलिए भरत अपने कुल गुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है। तो प्रसंग हमने ये देख लिया है, इसकी बात हो रही है इस वाले पद्यांश की, ठीक है। इसका प्रसंग हमने लिख दिया, थोड़ा बहुत आप चाहे कम कर दीजिए इसको, बाकी इतना ही प्रसंग वैसे होता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, जो हमारी लाइंस थी उन्हीं को हमने एक्सप्लेन किया है। भरत ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे, मतलब इंतजार में थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हों, और मौका मिलने पर उनके शरीर में सिहरन हुई। वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, लेकिन बोलने से पहले उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। फिर बोले कि मुझे जो कहना था वो तो मुनिया में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने खुद ही कह दिया, मैं उससे अधिक क्या कहूँ। मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूँ। मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते नहीं देखा, और मुझे पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि यदि मैं कभी खेल हार भी जाता तो भी वे मुझे जिता ही देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और सदा ये पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया। ये राम का बड़प्पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते। तो ये व्याख्या जो है पूरी की पूरी ये इस वाले ऊपर वाले पद्यांश की है। हमने प्रसंग और व्याख्या इसकी देख ली है। अभी हम इस वाले की भी देख लेते हैं, हालांकि आपको दो में से किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये रहा इसका अथवा वाला प्रसंग क्या है कि भारत पर चीन के आक्रमण के बाद कवि ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना की है। विभिन्न प्रतीकों के द्वारा कवि देशवासियों में उमंग और उत्साह भरते हुए वीरता का भाव जगाना चाहता था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कवि कहता है कि वो देश जहाँ के लोगों में कठिनाइयों के आने पर उत्साह ना जागे, जहाँ छातियाँ संगीनों के वारों से डर जाएं, जहाँ के नागरिक खून बहाने के बदले आंसू बहाएं, वे लोग कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आगे कवि आह्वान करता है कि शेर के आयाल यानी गर्दन के बाल पकड़ने का साहस रखो, आंधियों पर सवारी करने का हौसला दिखाओ, और किरीचों यानी घोंपने वाली तलवार या कटार को अपनी खाल से मढ़ने की निर्भीकता का प्रदर्शन करो। मतलब ये हुआ कि साहस, हौसला और चुस्ती फुर्ती दिखाने के साथ साथ अपने शरीर का बलिदान करने वाली निर्भीकता ही वीरत्व की पहचान है। जिस देश में ऐसे वीर होंगे वही देश स्वाधीन रह सकता है, मतलब आज़ाद रह सकता है। आशय ये है कि ए देशवासियों, तुम दुश्मन की गर्दन पकड़कर दुश्मन सेना पर टूट पड़ो, और इस क्रम में तुम भी शत विशत हो सकते हो, मगर इसकी बिल्कुल भी परवाह ना करो। स्वाधीन यानी स्वतंत्र रहने की कीमत मृत्यु भी हो सकती है, तो उसका वर्ण करो, ठीक है। और इसकी जो है हमने यहाँ पर व्याख्या देख ली है प्रसंग के साथ। ये तो हो गए दोनों हमारे पद्यांश। अब देखो हमसे ख में पूछा गया था कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। 2 लाइन आपको दे देंगे, इनका काव्य सौंदर्य बताना है, और इसमें आपको कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया। तो आपको क्या करना है, ये रहा देखिए उन 2 लाइनों का काव्य सौंदर्य। कवि जिनी पिया सार रसु तजे आन रस होई, रसमन डारे भिखु खोई। यानी देखो इस पंक्ति में भिखु खोई में रूपक अलंकार है। सार रस भक्ति रूपी रस की ओर इंगित करता है। यहाँ आन रस सांसारिक आकर्षण की ओर संकेत करता है। रस मगन से तात्पर्य भक्ति के परम रस से प्राप्त आनंद से है। जिसे इस रस का आनंद मिल जाए वो व्यक्ति सांसारिक आनंदों को विष के समान समझकर खोई की तरह फेंक देगा। तो ये हो गया हमारा जो है काव्य सौंदर्य। चलिए बच्चों, अभी पहला क्वेश्चन था हमारा वो। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 35-35 शब्दों में आपको देने हैं, मतलब 3-4 लाइन में आप इनका आंसर दे सकते हैं। ये जो चैप्टर हैं हमारे, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे
ये आपकी कविताओं में से पूछे जाएंगे। ठीक, कविताओं के क्वेश्चन एक साथ दे दिए जाएंगे कि भी ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 को आपको आंसर करना है। जैसे कि पहली हमारी जो कविता कठपुतली वाली, कठपुतली बनकर जीने का क्या आकर्षण है, इसका आंसर है भाई देखो ये रहा कि हमारे समाज में लोगों को कठपुतली के रूप में रहते रहते ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो ये भूल जाते हैं कि वे पराधीन हैं, है ना। यहाँ एक अर्थ और भी है, वे यह है कि अपनी मानसिक स्वतंत्रता का बोध ही समाप्त हो जाता है। अगर जीवन में कभी कभी ये एहसास होता भी है कि हम कठपुतली हैं, तो वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है और हम कठपुतली ही बने रहने में अपना भला समझते हैं, क्योंकि सुविधाएं उनसे प्राप्त खुशियों और जीवन जीने के बने बनाए रास्ते तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब हम दूसरों का कहा करते रहें, अपनी डोर दूसरों के हाथों में दे दें। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। दूसरा देख लेते हैं, मुक्ति बोध कैसे प्रतिपादित करते हैं कि लिखने के लिए विषयों की कमी नहीं है। देखो, जीवन की वास्तविकता इतनी विस्तृत है, यानी इतनी बड़ी है कि लेखक या कवि को पग पग पर चौराहे 100 राहें और नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय प्रतिदिन मिलते हैं। ऐसी स्थिति में रचनाकार की कठिनाई ये नहीं है कि रचना करने के लिए विषयों की कोई कमी है, बल्कि विषय तो बहुत सारे हैं। समस्या ये है सही और उपयुक्त विषय का चुनाव करने की। आज के समय में उपयुक्त विषय का चुनाव करना एक बहुत ही चुनौती भरा काम है ना। तो मान लो ये तीसरा क्वेश्चन भी है, गोपियां कृष्ण की मुरली को क्यों छिपा लेती हैं और मांगने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया यानी क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए ये रहा, बात करने के लालच में राधा ने कृष्ण की मुरली छिपा कर रख ली। जब श्री कृष्ण उनसे अपनी मुरली मांगते हैं तब वो सौगंध खाकर कहती है, यानी कसम खाकर कहती हैं कि मुरली उसके पास नहीं है। जब कृष्ण उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं तब भी वो भौहों में हंस पड़ती हैं, अर्थात उसकी कुटिल मुस्कान बता देती है कि मुरली उसी के पास है। कृष्ण उससे फिर से अपनी मुरली मांगते हैं तो वो देने से साफ मना कर देती है। तो इस तरीके से राधा से बात करने का अवसर पा जाती है और इस अवसर का आनंद उठाती है। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कविताओं से, और इनमें से आपको मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं और इनमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, महा लिया गोविंदा मोल या फिर मैं नीर भरी दुख की बदली। ये जो कविता है इसका केंद्रीय भाव लगभग 35 शब्दों में लिखिए। तो देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन में भी आपको 2 कविताओं की कुछ एक लाइन दे देंगे। मतलब ये लाइन है एक कविता की, ये लाइन है दूसरी कविता की। तो इन दोनों कविताओं में से या तो इस वाली लाइन की या फिर इस वाली लाइन का केंद्रीय भाव आपको 35 शब्दों में देना है, एक का देना है। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला है, माई महा लिया गोविंदा मोल, इसका अर्थ ये भी लगाया जाता है कि हे सखी, मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है और अब उन पर मेरा पूरा अधिकार है। लेकिन ये अर्थ ग्रहण करने पर आगे की पंक्तियों से भाव का सामंजस्य नहीं बैठता। हालांकि प्रेम में पूर्ण अधिकार के भाव की अभिव्यक्ति भी साहित्य में मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कबीर का ये दोहा देखें कि नैना अंतरी आव तू ज्यों हो नैन झपेटे, ना हाँ देखो और कू ना तुझ देखन दो। ठीक है, तो देखो ब्रज भाषा में मैं के लिए हों का प्रयोग होता है और देखो मतलब है कि देखूंगा, या फिर दो का अर्थ है दूंगा। मीरों के इस पद में ये भाव नहीं है। मीरा के अन्य पदों में भी अक्सर ये भाव नहीं मिलता। जैसे कि आपने देखा होगा, ये वह अधिकार अपने प्रियतम को ही देती है। तो ये जो 35 लाइन के आसपास मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, ये जो है ये इस वाली लाइन का केंद्रीय भाव है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अथवा करके हम इस वाली का, मैं नीर भरी दुख की बदली, इसका केंद्रीय भाव देख लेते हैं। आपको इस तरीके से 2 दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। तो इसका है कि ये गीत जो है एक बदली पर आधारित है। पहली ही पंक्ति में बदली अपना सीधा परिचय दे देती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। इसमें मैं को समझ लेने के बाद कविता समझना आसान हो जाएगा। प्रथम तो ये स्पष्ट है कि बदली अपना परिचय दे रही है, तो बदली ही मैं है। ठीक है, वह नीर भरी है, यह क्योंकि वह जल बरसाती है। वाक्य का स्त्रीलिंग में होना और बदली के साथ दुख की पद यह भी संकेत देता है कि मैं खुद कवित्री के लिए या किसी वेदनाग्रस्त नारी के लिए भी हो सकता है। मतलब हो सकता है जो पोइटस हैं उन्होंने अपने लिए ही खुद को ही ये कहा हो कि मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, या फिर हो सकता है किसी अन्य स्त्री के लिए बात उन्होंने बोली हो। तो इस तरीके से पूरी कविता के अर्थ को 2 समानांतर स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला है जलपूर्ण उमड़ते घुमड़ते बादल और दूसरा है दुखी और वेदनाग्रस्त नारी। चलिए, तो ये इस तरीके से आपको दिया जाएगा केंद्रीय भाव, किसी एक का आपको करना होगा एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है भक्ति काल की सगुण या फिर निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं आपको उदाहरण सहित बतानी है, मतलब उदाहरण के सहित लिखनी है। इसमें आपको भक्ति काल की या फिर जो है सगुण या फिर निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताओं के बारे में पूछ लिया जाता है।
देखो आंसर है कि पूर्व मध्य काल में निर्गुण और सगुण भक्ति की कविताएं लिखी गईं। कुछ निर्गुण कवियों के ज्ञान के सहारे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। ऐसे कवियों को निर्गुण ज्ञानाश्रयी कवि या फिर संत साहित्य के रचयिता कहते हैं। ये कवि कौन कौन है, जैसे कि कबीर हो गए, नानक, रैदास आदि। सूफी कवियों यानी इस्लाम के एकेश्वरवाद के साथ वेदांत के ब्रह्म ज्ञान और लोक संस्कृति को मिलाकर प्रचलित लोक कथाओं के आधार पर प्रेम कथाएं लिखी और प्रेम के सहारे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताया। इन्हें क्या किया कि प्रेम मार्गी या फिर प्रेम आश्रयी कवि कहते हैं। ऐसे कवियों में मुख्य कौन है? कुतुबन, मंझन और मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण भक्ति का भक्त कवियों में से कुछ ने कृष्ण भक्ति का आधार ग्रहण किया, कुछ ने राम भक्ति का। देखो कृष्ण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि कौन है? सूरदास और नंददास आदि। जबकि राम भक्ति धारा के सर्व प्रमुख कवि कौन है? रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। तो ये हमने भक्ति काल की सगुण या फिर निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बतानी है उदाहरण के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि पेपर हमें किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर शेयर कर दो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित दो अलंकारों का नाम आपको बताना है। थोड़ी बहुत ग्रामर आपसे पूछी जाती है, तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना। कुछ ही नंबर का आपसे ग्रामर का पूछा जाता है। ठीक है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बड़े अंधेरों होए, है ना। तो देखो ये है आपका कै, और दूसरा इसमें आपको क्या करना है? अलंकारों का नाम बताना है। इसके अलावा आपका ख है। तो देखो ख में क्या है? निम्नलिखित पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं, मतलब ऊपर अलंकारों का नाम पूछा है, नीचे छंद का। तो ये जो है आपका, जा देशे घिन उपजे, नरक कुंड है वास, प्रेम भक्ति थे उधरे, प्रगट जन रैदास। तो इसमें आपको क्या करना है कि भाई ये बताओ ये पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं। अब देखो कै का जो आंसर है, ऊपर पूछा था आपसे अलंकारों का नाम, तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में शेष, श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार है। दो अलंकारों के नाम पूछे थे, तो आपने बताने हैं श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार। इसके लिए आपको थोड़े बहुत रूल पढ़ने पड़ेंगे ग्रामर के। दूसरे में आपसे पूछा गया बताओ किस छंद में लिखी गई हैं पंक्तियां, तो ऊपर वाली पंक्तियां जो है वो दोहा छंद में लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपको वो थोड़ा सा इजी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो आपके चैप्टर्स है ना, जो आपने कहानियां पढ़ी हैं, लाइक अनुराधा हो गया और जो अदर जो है दो कलाकार वगैरह, तो ये जो कहानियां आपने पढ़ी हैं उनमें से क्या करेंगे, बुक के अंदर से ही ना एक आपको पैराग्राफ सा दे देंगे, मतलब कुछ लाइन दे दी जाएंगी और उनमें से आपको बोलना है कि भाई ये गद्यांश आपको दे दिया है और इसकी प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। जैसे कि आपने पद्यांश की थी, ऐसे ही ये गद्यांश है, मतलब जो आपके लेसन्स हैं। अब देखो ये है, आज अनुराधा समस्त प्रश्नों से मुक्त है। अनुराधा आपका लेसन है, उससे ली गई है ये। यह है युद्ध भूमि है और अनु संघर्ष के लिए सन्नद्ध है। ठीक है, मेरे इस स्वाभाविक युद्ध में अब मेरे आड़े कुछ नहीं आएगा, न संस्कार, न मोह, न संबंध, न वगैरह वगैरह। आगे है, यदि शालीन रहकर अनुराधा ये संघर्ष न कर सकी तो अति उत्तम, अन्यथा वह भी त्याग देगी। ये युद्ध तो अब हर हाल में अनवरत चलेगा। तो देखो इतना छोटा सा आपका ये पैराग्राफ है, तो इसकी आपको प्रसंग सहित क्या करनी है, व्याख्या करनी है। अगर ये समझ में ठीक है, अथवा करके दूसरा भी आपको गिवन है, हम दोनों का ही आंसर देखेंगे। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वो तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। ये विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वो उचित है या फिर अनुचित। अब पहले देख लेते हैं हम अनुराधा वाले की प्रसंग सहित वाक्य। ठीक है, तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुराधा नामक पाठ से लिया गया है। जब आप किसी भी मतलब गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या करें तो आपको उस गद्यांश, वो गद्यांश किस पाठ से लिया गया है आपको ये पता होना चाहिए। तो अनुराधा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक का भी आपको नाम पता होना चाहिए कि श्री पंकज कुमार जी हैं। ठीक है, ये सारे लेसन्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको राइटर्स के नाम भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स भी आप बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो अनुराधा संघर्षरत थी, विचारों में अंतर्द्वंद चल रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वो जांच करवाने के बाद भी रोगग्रस्त पाई गई तो उसके बच्चे का क्या होगा। तो इन प्रश्नों के बीच घिरी होने पर भी अजय के आत्मविश्वास ने उसे कहीं से भी उसे इस निष्कर्ष पर ला खड़ा कर दिया कि इन सब प्रश्नों से डरना, परिस्थितियों से भागना या फिर कर्महीन रहना उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है।
ठीक है, नहीं हो सकता। जीवन युद्ध भूमि, कर्म भूमि है तथा अनुराधा उसमें संघर्ष के लिए तत्पर। वो जीने के लिए, अधिकारों के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने को कटिबद्ध है। इस मार्ग में अब कोई बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। ठीक है, आगे है आपका के संस्कार, मोह तथा संबंध आदि से ऊपर उठकर यहाँ तक कि आवश्यक हुआ तो शालीनता को भी त्याग कर वो अनवरत इस जीवन संघर्ष में जुटी रहेगी। तो इस कहानी का अंत वास्तव में नारी के अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की शुरुआत है। यहाँ अनुराधा के जीवन में एक नया मोड़ आता है जहाँ से वो खुद के लिए जीवन जीने का संकल्प लेती है। तो ये तो हमने इस वाले पैराग्राफ की व्याख्या देखी है। तो देखो ये है दूसरा गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध हिंदी निबंधकार और समालोचक आचार्य किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मनोविश्लेषणात्मक निबंध क्रोध से लिया गया है। ठीक है, क्रोध से। कौन सा वाला हमारा, आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर वाला जो क्रोध दिख रहा है आपको ये वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस गद्यांश में लेखक क्रोध के त्वरित प्रभाव के बारे में बताते हुए कहता है, क्या कहता है वो हम व्याख्या में देखेंगे कि देखो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि क्रोध या फिर गुस्सा एक ऐसा दोष है, मतलब एक ऐसी कमी है इंसान की जो मनुष्य को शांत रहने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। मतलब भाई जब हमें क्रोध आएगा तो हम शांत तो रहेंगे ही नहीं, गुस्से में तो इंसान बहुत कुछ करता है, कहता है। एक मनुष्य द्वारा उत्पन्न क्रोध दूसरे मनुष्य को भी क्रोध उत्पन्न कर देता है। मनुष्य जिसके प्रति क्रोध को दर्शाता है वो व्यक्ति भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हुआ दुख प्रकट करता है और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत कम इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले मनुष्य का हम पर क्रोध करना सही है या गलत। तो इस तरीके से आपको आपके पाठों में से 2 गद्यांश दिए जाएंगे जिनमें से आपको किसी एक की सब प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि पठित पाठ के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अथवा मोहन राकेश की भाषा शैली की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। देखो जो आपने लेसन पढ़े हैं उनके जो लेखक हैं, अलग अलग लेसनों के लेखक अलग अलग हैं, तो उनमें से मान लो आपको 2 यहाँ पर लेखक दे दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें दिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और दूसरे हैं मोहन राकेश। तो इन दोनों में से किसी एक की भाषा शैली की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही होता है, तो आपको इस तरीके से बताना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर दोनों ही आंसर देखने हैं। देखिए रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, अगर हम उनकी 2 प्रमुख विशेषताओं की बात करें, मतलब उनकी भाषा शैली की विशेषताओं की बात करें, तो पहली तो ये है कि आप बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके मुक्त भाव की हंसी के ठहाकों को जो लोग आज भी याद करते हैं। दूसरी ये है कि द्विवेदी जी का जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत बड़ा था। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत और अपभ्रंश बंगला आदि की भाषाओं पर आपका पूरा अधिकार था और इसके अलावा इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और संस्कृत आदि विषयों का गहरा ज्ञान था। तो इसका अंदाजा आपने ये निबंध पढ़कर लगा ही लिया होगा। द्विवेदी जी की कई विशेषताओं के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। तो ये तो जो है हमने देखी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं। इसके अलावा जो है दूसरी वो है मोहन राकेश जी। पहली विशेषता, मोहन राकेश एक सफल यात्रा साहित्य लेखक भी थे, है ना। दूसरे कि ये अपनी गहन अनुभूति को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने में सिद्ध हस्त थे। 1972 ईस्वी में सिर्फ 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-50 शब्दों में आपको देना है। तो ये आपको एक तरीके से मतलब ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, 50-50 वर्ड्स में आपको जो है 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल पाठों में से ही दिए जाएंगे, ये भी अभी तक आपके पाठों में से ही आ रहे हैं। तो 3 में से आपको 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जिजीविषा की विषय पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए कि डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी क्यों कहा गया। ठीक है, आंसर है इसका देख लेते हैं। लेखक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और अपनी स्मृतियों के आधार पर अनुभूत सत्य और घटनाओं को प्रकट करते हुए वह उनके चरित्र को खोलते चले जाते हैं। एक एक करके उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व से जुड़ी विशेषताएं प्रकट होती चलती हैं। लेखक उनके कृतित्व को समसामयिक परिवेश के साथ जोड़ते चलते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने डॉक्टर रघुवंश के आलेख नए राष्ट्र और वर्तमान की चुनौती के उस अंश को उभारा है जो आज 3 दशक के बाद भी सामयिक है। यदि सचमुच एशिया और अफ्रीका को विकसित होना है तो अपने सभी प्रश्नों को निजी संदर्भ में रखकर देखना होगा। विकास की यह पद्धति मूलतः भ्रामक है कि जिस रेखा में किसी दूसरे देश ने उन्नति की है उसी रेखा पर आगे बढ़ा जा सकेगा। तो ये तो हो गया जिजीविषा की पाठ के विषय के आधार पर हमने बताया है कि डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी क्यों कहा गया है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, लेकिन आपको 3 में से किसी 2 को ही आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 कलाकार पाठ में से कि भी बताओ आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। 2 कलाकारों के बारे में ही है इस लेसन में, तो आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों।
आंसर है। देखो, अरुणा के प्रेम भाव से चित्रा भी चकित रह जाती है। जब अरुणा चित्रा की चित्र प्रदर्शनी में अपने साथ मृत भिखारिन के दोनों बच्चों को लाती है और ये बात चित्रा को पता चलता है कि ये दोनों बच्चे वही हैं जिनकी वजह से उसे इतनी प्रसिद्धि मिली है, तो विस्मय से उसकी आंखें फैली की फैली रह जाती हैं, है ना। विस्तृत उसी दिन वस्तुतः उसी दिन उसे इस बात का एहसास होता है कि वास्तविक कला तो दूसरों को जीवन देना है, जिसे उसकी सखी अरुणा ने इन दोनों बच्चों को दे दिया, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरुणा के हृदय में सच्ची संवेदना है। दया, करुणा, मैत्री, परोपकार और सहानुभूति से भरा उसका जो दिल है वो कर्म के प्रति अनुप्रेरित करता रहता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, आम आदमी को अनपढ़ बनाए रखने की किन्हीं 3 साजिशों का उल्लेख करिए। ये हमारा लेसन है अनपढ़ बनाए रखने की साजिश, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। ये रहा अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। ये जो शीर्षक से प्रकाशित यह संपादकीय दिल्ली से छपने वाली मानसिक साहित्यिक पत्रिका हंस से लिया गया है। उक्त पत्रिका के संपादक और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव हैं। दूसरा है कि अनपढ़ बनाए रखने की साजिश में मुख्य रूप से भारत के आम लोगों को साक्षर बनाने में आ रही बाधाओं का वर्णन किया गया है। और तीसरा है कि यह संपादकीय सन 1986 में आम बजट के कुछ प्रावधानों को आधार बनाकर लिखा गया था, जिसमें कागज के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन पूंजीपतियों और अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऐशो आराम की चीजों के आयात पर छूट दी गई। तो ये तीनों क्वेश्चन में से इस तरीके से आपको पाठों में से दे जाएंगे, आपको 2 को अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन आपका अगेन आपको जो है पाठ में से ही दिया जाएगा, बेसिकली उपन्यास में से दिया जाएगा। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। 2 उपन्यास के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि पहला है विराटा की पद्मिनी उपन्यास, ये जो है इसके आधार पर कुंजर सिंह के व्यक्तित्व की प्रमुख 3 विशेषताओं पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। या फिर जो है आप देख सकते हैं ख में है आपसे विराटा की पद्मिनी ये जो उपन्यास है इसकी कथानक की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर विराटा की पद्मिनी उपन्यास की भाषा की 3 विशेषताओं पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। तो देखो कै का आंसर है कि कुंजर सिंह दलीप नगर का राजकुमार है, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण वह सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं है। जब देवी सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है तो कुंजर सिंह की राजगद्दी पाने की क्षीण आशा भी समाप्त हो जाती है। इस बीच कुमुद से उसका प्रेम हो गया और वो अपने कामुक पिता तथा कालपी के फौजदार अली मर्दान से उसकी रक्षा कराने का संकल्प कर चुका है। दूसरा है कि देवी सिंह के राज सिंहासन पर आसीन हो जाने पर वो विद्रोह कर देता है और सिंहगढ़ नामक दुर्ग पर कब्जा करके वहां भावी युद्ध के लिए सैन्य संगठन करना शुरू कर देता है, लेकिन कुंजर सिंह सिंहनगढ़ की अधिक दिनों तक अपने कब्जे में नहीं वो रख पाता। इसके अलावा आप देख सकते हैं तीसरा ये है कि भाई देवी सिंह से युद्ध में उसकी हार होती है और उसे गढ़ छोड़ना पड़ता है। सिंहगढ़ से वह विराटा के गढ़ में पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं ये रहा। फिर ख है आपका कि अपनी कल्पना से उन्होंने इस दंगी कन्या के रूप में जनता के उसके प्रति असीम श्रद्धा, उसके प्रेम और उसके बलिदान की मार्मिक कथा प्रस्तुत की है। इस कथा में उन्होंने दलीप नगर राज्य के आंतरिक षड्यंत्रों तथा छोटे छोटे हिंदू राज्यों के आपसी वैमनस्थ और कालपी के फौजदार अली मर्दान से उनके युद्ध का वर्णन करके कथा को और भी रोचक और सार्थक बना दिया है। इससे स्पष्ट ये होता है कि विराटा की पद्मिनी में इतिहास, लोक कथा और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है। वर्मा जी ने उस काल के ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया है और लोक कथाओं, किंवदंतियों तथा कल्पना का भी सहारा लिया है। ठीक है, तो ये इसके अलावा आप देख सकते हैं ये रहा अथवा करके कि वर्मा जी ने विराटा की पद्मिनी में परिनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है, लेकिन उसके बीच बुंदेली के शब्दों का समावेश कर उसे सजीव बना दिया गया है। तो देखो उपन्यास के किसान पात्र तो शुद्ध बुंदेली में ही बातचीत करते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण मुसावली के किसान और कुंजर सिंह के वार्तालाप में दिखाई पड़ता है। तो ये पॉइंट्स में आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं बुंदेलखंड अंचल को उसकी समग्रता और सजीवता में प्रस्तुत करने के कारण विराटा की पद्मिनी में आंचलिक उपन्यास की विशेषताओं की समाविष्ट हो गई है। वर्मा जी ने विराटा की पद्मिनी की रचना परिनिष्ठित हिंदी में की है। वर्मा जी ने ध्वनि मूलक, अर्थ मूलक और शैलीय उपकरणों की सहायता से अपनी भाषा शैली को व्यंजक और मधुर बनाने का भी सफल प्रयास किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि साक्षर प्रधान अलंकारों और मौलिक उपमान की सहायता से उन्होंने अपनी भाषा शैली को नवीनता और व्यंजकता प्रदान की है। तो इस तरीके से यह आपसे उपन्यास
रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक का आंसर करना होगा। चलिए, ये PDF टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपसे इस तरीके से पूछा जाता है। इसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे कि भी पहला है कुमुद को लोग दुर्गा का अवतार क्यों मानने लगे थे, और दूसरा है अली मर्दान विराटा की ओर तुरंत कूच करने का निर्णय क्यों लेता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि क्या का आंसर है, बड़नगर के पालक नामक गांव में दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंदिर था। वहीं नरपति दांगी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जो किशोरावस्था में पहुंचने पर दुर्गा के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उसका नाम कुमुद था और वो पद्मिनी कन्या कहलाती थी, क्योंकि वह चंपा के समान गोरी थी और उसके शरीर से सुगंध निकलती थी और वह कमल के समान कोमल भी थी। दूसरा आंसर जो है वो है ये है, मतलब क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि अली मर्दान विराटा की ओर तुरंत कूच करने का निर्णय क्यों लेता है। तो देखो, एक तो अली मर्दान कुमुद को पाने के लिए खुद ही शीघ्र युद्ध समाप्त करना चाहता था, और दूसरा दिल्ली से उसके पास फरमान आ गया था कि वो अपनी सेना के साथ शीघ्र दिल्ली आए। यदि वो शीघ्रतापूर्वक विजय नहीं प्राप्त करता तो उसे देवी सिंह से सुलह करनी पड़ती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आएगा आपका काव्यांश से रिलेटेड। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये जो काव्यांश है ना, वो अभी तक पिछले जो काव्यांश थे वो थे आपके पठित, और ये है आपका अपठित काव्यांश। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसका आंसर देना है, और इन अपठित काव्यांश की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं जिनसे आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है अपठित काव्यांश है, जैसे कि उभरे गुलाब से घटकर कोई फूल नहीं, नीचे कोई सौंदर्य न किसी जवानी से, दिल्ली की सुषमाओं का कौन बखान करे, कम नहीं कहीं कोई भी स्वप्न कहानी से। आगे है आपका भारत धूलों से भरा हुआ आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में, दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल पहल पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। तो आपको ये कुछ लाइंस दे देंगे, आपको इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, सॉरी, आपको क्या करना है, इनके बेस पर पूछे गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे कि बताओ भाई, गुलाब का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है। तो देखो, गुलाब का उल्लेख सुंदर लड़की के लिए किया गया है। दूसरा है कि दिल्ली के सौंदर्य का वर्णन करना कठिन क्यों है। तो इसका आंसर है कि दिल्ली के सौंदर्य का वर्णन करना कठिन इसलिए है क्योंकि दिल्ली में सभी राज्यों के लोगों का सम्मिलन है। तीसरा है कि दिल्ली की और शेष भारत के अंतर के 2 बिंदु लिखिए। ठीक है, देखो दिल्ली में अधिकांश संपन्न लोग हैं जबकि देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग रहते हैं। और इसके अलावा आशय स्पष्ट कीजिए कि भारत धूलों से भरा हुआ आंसुओं से गीला। तो देखो, भारत में स्वच्छता एवं सुरक्षा की कमी है, इसका मतलब ये बैठता है। काव्यांश का मूल भाव 2 वाक्यों में लिखिए, मतलब मूल भाव क्या है इस काव्यांश का, तो 2 वाक्यों में आपको लिखना है। देखो, हमारे देश में सुंदरता एवं मेहनती लोगों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर असुरक्षा एवं अस्थिरता व्याप्त है। तो इस तरीके से आपको एक काव्यांश दिया जाएगा जो कि अपठित होगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आप इसको पढ़कर इजीली लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको जैसे कि ये अपठित काव्यांश दिया गया है, ऐसे ही यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है ये किसी लेसन से आपका नहीं होगा, बस आपको पढ़ के थोड़ा सा ना माइंड को ओपन रखना, ध्यान से पढ़ के इसके रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे कि मानव जाति के मित्र गिद्धों के प्रति उदासीनता के कई कारण हैं। सफाई करके हमारे ऊपर उपकार करने वाले इस पक्षी को लोग मांसाहारी भद्दा पक्षी कहते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने वाला ये पक्षी साफ सुथरा रहता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर गिद्धों के बारे में जो है ये पैराग्राफ दिया गया है। इनका जीवन काल लंबा होता है और प्रजनन जो है दर धीमी होती है। प्रजनन की उम्र 5 वर्ष का हो जाने के बाद प्रारंभ होती है, जिससे इनकी आबादी तीव्रता से मतलब एकदम से नहीं बढ़ती। तो देखो, ये आगे भी है इसका दूसरी ओर, जिन पशुओं को डाइक्लोफिनिक दवा दी गई हो अब वो आमतौर पर दी जा रही है, उनके मृत शरीर खाने से गिद्धों को बहुत हानि पहुंच रही है। ये दवा उनकी किडनी को क्षतिग्रस्त करती है और कभी कभी तो इससे गिद्धों की अचानक मौत भी हो जाती है। तो इसका रिजल्ट ये है कि ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर आ पहुंची है। मतलब गिद्धों में आपने सुना भी होगा कि भारत में गिद्धों की संख्या बहुत कम है। भारत में गिद्धों को बहुत नुकसान पहुंचा है और पिछले 15 वर्षों में हमने 95% गिद्धों को खो दिया है। ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए ही नहीं, आम जन के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताओ, या फिर गिद्ध को मानव जाति का मित्र क्यों कहा गया है। पढ़ने के बाद आप एक एक लाइन में इनका आंसर इजीली दे दोगे। या इसके अलावा गिद्ध हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं, इनके जीवन और प्रजनन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, गिद्धों के विलुप्त होते जाने में डाइक्लोफेनिक की क्या भूमिका है,
गिद्धों की संख्या ना बढ़ने और के क्या कारण है, भारतीयों के लिए चिंता का विषय क्यों है, प्रजनन दर का क्या तात्पर्य है, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, प्रजाति और पर्यावरण का, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, है ना। ये जो है ये छोटे छोटे से ग्रामर के आपके क्वेश्चन पे दिए जाएंगे, जैसे कि मांसाहारी और तीव्रता। समास पहचान कर समास का नाम लिखिए, साफ सुथरा और प्रजनन दर। तो इनके आंसर आपके सामने ही रहे। तो बेसिकली आपको इस तरीके से एक पैराग्राफ दिया जाता है, पहले एक काव्यांश देंगे अपठित होगा, उसके लिए रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद एक गद्यांश होगा और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये उनके आंसर्स हैं। चलिए बच्चों अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो है कुछ ग्रामर दिया जाएगा, जैसे कि पहला है आपका परि प्लस अवसान, खग प्लस इंद्र। तो इनमें दिए गए जो है निर्देशानुसार उत्तर आपको देने हैं। तो परि प्लस अवसान और खग प्लस इंद्र, इनमें आपको संधि करनी है। ख में है कि अपन को कुछ नहीं मालूम, अपन को कुछ नहीं मालूम, इस वाक्य को शुद्ध करिए, है ना। तो देखो एक अशुद्ध वाक्य भी दे देंगे, उसको सही करके लिखना है। ऐसा कौन बोलता है अपन को कुछ नहीं मालूम। तीसरा है मैं तो 9 बजे ही सो जाता हूँ, मैं तो 9 बजे ही, ये 9 होगा। चलो देख लेते हैं इसे आपको क्या करना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। अगला है वह आ गया है, तो प्रार्थना वाक्य में बदलिए। नए प्रधानमंत्री ने अपना वादा दोहराया, तो इसको कर्म वाच्य में बदलिए। अब देखो इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला पूछा था आपसे परि प्लस अवसान, तो इसका जो है इसकी संधि करने पर आपको क्या पता चलता है कि यह है परावसान। दूसरा है खग प्लस इंद्र, इसकी जो है मतलब सॉरी, इसकी संधि करने पर आपको पता चलता है खगेंद्र। ख में है हमारा अपन को कुछ नहीं मालूम, तो इसको आपको शुद्ध करना था। तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे कि मुझे कुछ नहीं मालूम है ना। ऐसा कौन बोलता है कि अपन को कुछ नहीं मालूम, तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे, मुझे कुछ मालूम नहीं है। अगला है मैं तो 9 बजे कोमा सो जाता हूँ, ठीक है, कोमा आएगा इसमें आपका, इसमें आपको वाक्य को शुद्ध करना था, मतलब ये थोड़ी सी अशुद्धि थी। इसके अलावा फिर जो है आपका अगला वो है वह आ गया है, तो इसको आपको क्या करना था, प्रार्थना वाक्य में बदलना था। तो वह आ गया है, ठीक है। अगला है नए प्रधानमंत्री ने अपना वादा दोहराया, तो कर्म वाच्य में बदलकर आप कैसे करोगे, नए प्रधानमंत्री को अपना वादा पूरा करना है, यानी अब उसको कर्म करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। तो भाव पल्लवन का एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है जो आता है, क्या है मैंने किया मतदान पहली बार, और दूसरा है सुहानी शाम और दोस्तों का साथ। तो देखो भाव पल्लवन जब आप पहले वाले का करोगे, किसी एक का ही करने को आएगा आपको। दोनों का आंसर देख लेते हैं कि मैंने किया मतदान पहली बार। तो देखो आपको यहाँ पर बताना है थोड़ा सा इसके बारे में, भाव मतलब भावनाएं आपको लिखनी है इससे रिलेटेड। मान लो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मैं इस वर्ष 18 वर्ष का हो गया और मेरी इस वर्ष वोट बनी, मैं अगले वर्ष वोट डालूंगा, अगला वर्ष आ गया और सांसद के चुनाव के लिए मुझे वोट डालना है। ये सोचकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वोट का दिन आया और मैं सुबह उठकर वोट डालने गया। मैं अपने आप को उस समय बहुत अच्छा और उत्साहित महसूस कर रहा था। मैं पंक्ति में खड़ा था और मेरी बारी आई और मैंने अपना वोट डाला। तो मतदान करने का ये अवसर मुझे बहुत आनंदित करता है। तो भाव पल्लवन आपने कर दिया है। कै वाले का ख का देख लेते हैं कि आज वर्षा हो रही है, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ गांधी बाग जाऊंगा। मैं और मेरे दोस्त वहां पर मस्ती करेंगे। शाम को हम सब गांधी बाग गए। इस सुहानी शाम को मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर नौकायन किया, मतलब नाव वाव चलाई। हमने बाग में अनेक पक्षियों और गिलहरियों को देखा। वहां हमने बहुत मस्ती की और ये शाम हमारी जिंदगी में विशेष खुशियां लाई। तो आपको इस तरीके से, इस प्रकार से दो में से किसी एक का भाव पल्लवन करने को दिया जाएगा। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिप्पण किसे कहते हैं, है ना। उसकी दो उपयोगिताएं आपको बतानी है। अथवा या फिर इस क्वेश्चन की जगह दूसरा भी दे देंगे कि टिप्पणी और टिप्पण का अंतर बताइए, ठीक है। देखो आंसर पहला है हमारा, सामान्यतः टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है। टिप्पणी जब हम करते हैं ना, तो किसी टॉपिक के ऊपर अपनी विचारों को, अपनी सोच को कम शब्दों में हम बताते हैं, जबकि टिप्पण जो है वो विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को संप्रेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टिप्पणी में क्या करते हैं, हम किसी टॉपिक पर अपने विचारों को कम शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, जबकि जो टिप्पण होता है उसका इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में किया जाता है और जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो आपस में अपनी बातचीत करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए टिप्पण का प्रयोग करते हैं और इसे हरे रंग की नोटशीट पर ही लिखा जाता है। इसलिए जब टिप्पणी और टिप्पण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आपको उनमें अंतर समझना जरूरी है, आपको उनका भेद पता होना चाहिए, ठीक है। देखो नेमी कार्यालय टिप्पण, सामयिक और प्रतिदिन के टिप्पण को नेमी टिप्पण कहते हैं।
जैसे कि अनुमोदक के लिए प्रस्तुत है, आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है, निदेशक महोदय कृपया स्वीकृति प्रदान करें, प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया फाइल प्रस्तुत है। चलिए, इन्हें निम्नलिखित प्रयोजन से लिखा जाता है। जैसे कि पहला क्या है भाई, देखो पहला यह है कि सामान्य विचार विमर्श और चर्चाओं से संबंधित टिप्पण। दूसरा है छोटी मोटी बातों के संक्षिप्तकरण के लिए टिप्पण और इसका प्रयोजन मामलों को निपटाना और तथा ऊपर के अधिकारियों के विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाना होता है। टिप्पण से क्या होता है, टिप्पण से मामलों को निपटाने में मदद मिलती है और ये संक्षिप्त टिप्पण है। इनका प्रयोग जो है वो अधिकारियों और सहायकों द्वारा किया जाता है। इनके प्रयोग से लंबी परिचर्चा से बचा जा सकता है और मामलों के संबंध में जल्दी निर्णय लिया जा सकता है। अब अथवा करके देखो इसका आंसर भी देख लेते हैं, टिप्पणी एवं टिप्पण में अंतर। ठीक है, तो वो हमने अभी ऊपर भी देखा था और अभी हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित अवतरण का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आ गए हैं। सार लेखन रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले सार लेखन का मतलब समझिए। सार लेखन होता है जब आप किसी पूरे पैराग्राफ को कम शब्दों में लिख देते हो, अपने शब्दों में इस तरीके से लिखते हो कि जो उसमें बताया गया है वो भी आप मतलब बता दो, डिस्क्राइब कर दो और उसका एक अर्थपूर्ण जो है सार लेखन निकल करके आए, है ना। तो मान लो ये इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ दे दिया है, तो इसका आपको सार लेखन करना है, इसका शीर्षक भी लिखना है, मतलब इसका क्या नाम आप रखोगे, इसको पढ़ने के बाद इस कहानी का या इस अवतरण का आप क्या नाम रखोगे उसको शीर्षक कहते हैं। तो शीर्षक भी देना है और लगभग 1/3 शब्दों में आपको इसका सार लेखन करना है। ठीक है, देखिए हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि भाषा के बारे में, खासकर हिंदी भाषा के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हमारी ये धारणा भाषा की समझ विकसित करने में रोड़ा अटकाती है और विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री बनाने का या उसका चुनाव करने की क्रिया को भी जाने अनजाने में प्रभावित करती है। भाषा सीखने का उद्देश्य पढ़ना लिखना सीखना ही नहीं होता। पढ़ने लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है संप्रेषण और अभिव्यक्ति, जो मौखिक ही अधिक होती है। स्पष्ट है कि भाषिक दक्षता नहीं, संप्रेषण दक्षता चाहिए। तो एक तो आपको ये दे दिया पैराग्राफ, अथवा करके दूसरा भी आपको जो है दे देंगे। किसी भी भाषा को पढ़ने वाले अपने शिक्षक की पढ़ाने की शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक रपट बनाइए, है ना। तो दो में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखो पहले का आंसर देख लेते हैं। शीर्षक आपसे पूछा था भाषा की दक्षता। ठीक है, ये रहा इसका सार लेखन जो आपसे करने को कहा गया है। उसका जब आप शीर्षक देंगे तो इसका शीर्षक जो सही लगेगा या फिर इससे भी अगर आप बेहतर लिख पाओ तो वो भी आप कोई और शीर्षक दे सकते हो, भाषा की दक्षता। ठीक है, अब जब इसका सार लेखन करेंगे तो देखो 1/3 शब्द। अब देखो आप देख सकते हो इतना बड़ा ये पैराग्राफ है और इतने बड़े पैराग्राफ को आपने इतने ही शब्दों में समेट दिया है, यानी 2 लाइन में आपने इसको समेट दिया है। ठीक है, इसका हमने सार लेखन कर दिया है। यानी भाषा हमारे जीवन में अत्यंत महत्व रखती है। भाषा के बिना हम अपने तथा दूसरों के विषय में जानकारी नहीं रख सकते हैं। भाषा को सही और स्पष्ट करने के लिए संप्रेषण तथा अभिव्यक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखो अथवा में आपसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, या तो सार लेखन कर दो या फिर अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है ये रहा कि भी बताओ किसी भी भाषा को पढ़ाने वाले अपने शिक्षक की पढ़ाने की शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए आपको क्या करना है, रपट बनानी है। ठीक है, तो देखो ये रहा रपट, इस तरीके से बनती है, ये भी बहुत ही कम शब्दों में होती है। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें जो है हमारे हिंदी के अध्यापक श्री कृष्ण गोस्वामी जी बहुत ही विद्वान हैं। आपने भाषा के अध्यापक के बारे में रपट बनानी है। ठीक है, तो आप बता रहे हो कि मान लो हमारे हिंदी के अध्यापक श्री कृष्ण गोस्वामी जी बहुत ही विद्वान हैं। वे हमें विषय की उन बारीकियों से परिचित कराते हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। वे हमें व्याकरण में सभी विषयों की बारीकियों से अध्ययन कराते हैं और उनकी पढ़ाने की शैली का ही प्रभाव है जो हमें हमारी भाषा में पारंगत कर रहा है। तो इस तरीके से हमने रपट बनाई है, 3-4 लाइन के आराम से आप बना सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जाता है और इसी तरीके से पूछा जाता है। इसमें आपसे क्या करेंगे, इसमें आपको अपने अनुभवों को बताना होगा। ठीक है, अनुभव संक्षेप में लिखने हैं। कोई टॉपिक दे दिया, उसके बारे में आप अपने एक्सपीरियंस बताओ और कम शब्दों में बताओ। जैसे कि आपके क्षेत्र में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, है ना, जैसे कि अभी पड़ रही है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो बिजली और पानी की आपूर्ति भी ठीक नहीं थी। तो ऐसे में अपने अनुभव को संक्षेप में लिखो।
मोस्टली यहाँ पर जो आपको टॉपिक दिया जाता है ना वो बिल्कुल दैनिक जीवन से रिलेटेड या फिर बहुत ही ईजी सा टॉपिक देते हैं जिसके बारे में आप आसानी से लिख दोगे। तो यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं। मान लो आपने लिखा कि कल हमारे मोहल्ले के बिजली के जर्जर तारों को बदलने के लिए 6 घंटों का कट लगा, है ना, 6 घंटों का कट लगा दिया गया क्योंकि तार खराब हो रहे थे तो उनको बदलने के लिए। अब जून के अंतिम सप्ताह में इस कट ने लोगों के जीवन को कष्टकारी बना दिया। ऐसी स्थिति में ना तो पीने और नहाने आदि के लिए पानी की आपूर्ति हुई और ना ही पंखे आदि चले, जिससे पूरा दिन बहुत ही अस्त व्यस्त रहा। तो आपने क्या किया है, इस तरीके से आपने अपने अनुभव को संक्षेप में लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित तालिका में कुछ राज्यों की पंचायतों में महिलाओं की स्थिति के आंकड़े दिए गए हैं। इन्हें दंड आरेख यानी बार डायग्राम से प्रदर्शित करना है। एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दिया जाता है। आपको क्या है, एक तालिका दी जाती है, उस तालिका में कुछ चीज़ें आपको दी जाती हैं और उन चीज़ों के, जैसे कि यहाँ पर राज्य दे दिए हैं, उनके आधार पर आपसे दंड आरेख, जिसको हम बार डायग्राम भी कहते हैं, तो वो प्रदर्शित करने के उसे प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है ना। कुछ आंकड़े दे दिए और इन्हें आपको दंड आरेख से यानी बार डायग्राम से प्रदर्शित करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, आप इजीली इसको कर सकते हो, कुछ ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है ये। अब मान लो आपको जो है ना इस तरीके से दे दिया, ये आपका क्वेश्चन है ना, आपसे कहा गया है कि ये तालिका आपको दी गई है, इस तालिका को आपको क्या करना है, ये रहा इसका आंसर, दंड आरेख में आपको इसको दिखाना है। पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, मान लो कुछ आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है भाई, कि कुछ राज्यों की पंचायतों में महिलाओं की स्थिति के आंकड़े दिए गए हैं। तो देखो ये रहे राज्य, और महिलाओं की जो स्थिति है वो एक तरफ है। राज्य कौन कौन से है, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। और महिलाओं की जो स्थिति है प्रतिशत में वो इतनी है, जैसे कि त्रिपुरा में 35% है, महाराष्ट्र में 25 है, केरल में 20, आंध्र प्रदेश में 30 और पंजाब में 15। अब इसको आपको क्या करना है, इस स्थिति को, ये जो तालिका आपको दी गई है, इसको आपको बार डायग्राम में दिखाना है। तो ये रहा आंसर, इसका थोड़ा सा ही आंसर, ज़्यादा ऐसा टफ नहीं आता। अब देखो, आप देख सकते हैं बार डायग्राम में आपने क्या किया है, ऐसे इस तरीके से आपने यहाँ पर महिलाएं प्रतिशत में दर्शाई हैं, ठीक है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। और यहाँ पर इनके द्वारा आपने क्या किया है, यहाँ पर राज्यों की स्थिति दर्शाई है। अब आपसे कहा गया था त्रिपुरा में 35%, तो देखो त्रिपुरा ये रहा पहला, तो त्रिपुरा में आप देख सकते हैं, त्रिपुरा में 35% कहाँ तक है आपका, यहाँ तक है, ठीक है, त्रिपुरा में 35%। दूसरा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आपसे कहा गया है 25%, तो आप देख सकते हैं ये रहा महाराष्ट्र, और 25 आपका कहाँ रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ तक का आपने ये बना दिया इस तरीके से। फिर है केरल, केरल में आपसे कहा गया है 20%, तो देखो ये रहा 20 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर है, तो देखो केरल आपका यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक शो हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये सारे आपको नीचे जो है दिए गए हैं इस तरीके से। फिर है आपका आंध्र प्रदेश में आपको 30% बताया गया है, तो 30 आपका कहाँ है, ये रहा, तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ तक है, ठीक है। चलिए ये रहा आंध्र प्रदेश। और फिर लास्टली पंजाब है, तो पंजाब में आपसे कहा गया है 15%, तो ये रहा पंजाब, और 15% कहाँ पर बैठता है, यहाँ पर बैठता है जी। तो इस तरीके से आपको एक तालिका दी जाएगी, उस तालिका को आपको दंड आरेख के माध्यम से समझाना है, स्केल वगैरह लेकर के जाना, और आप आराम से इसको बना लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका आता है किस रिलेटेड, पत्र लिखने के लिए। पत्र आपके औपचारिक अनौपचारिक दोनों भी आ जाते हैं, करना आपको एक ही होता है। ऐसा हो जाता है कि एक औपचारिक दे दिया जाए, दूसरा अनौपचारिक, या फिर कभी कभी दोनों ही आपको जो है औपचारिक दे दिए जाते हैं, या फिर कभी कभी दोनों ही अनौपचारिक दे दिए जाते हैं। तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों का फॉर्मेट पता होना चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस की, कुछ पत्रों की आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए उसके लिए। इतना ज़्यादा टफ नहीं होता ये, आप सिंपली इसको लिख सकते हो। मान लो पहला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको, कि पिताजी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों वाला एक बैग जिसे आप मेट्रो में भूल गए थे, एक अपरिचित व्यक्ति ने आपको पार्सल से लौटा दिया। मतलब मान लो आपके पापा हैं, उनका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बैग है जिसमें कुछ उनके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जिसे आप मेट्रो में भूल गए, लेकिन किसी अनजान इंसान ने आपको पार्सल के थ्रू उनको दे दिया, भिजवा दिया आपके घर। तो आभार व्यक्त करते हुए उसे एक पत्र आपको लिखना है, यानी थैंक यू करने के लिए। या फिर इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पाया है कि भारत को मेट्रो बस में सफ़र करने वाले कुछ लोग नशे में धुत होते हैं, है ना, और सहयात्रियों से वो दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र आपको लिखना है। चलिए अब पहले देख लेते हैं हम लोग पहले का आंसर, ठीक है। ये रहा, जिसमें आपके फादर के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वाला बैग था वो आपके पास किसी ने वापस पहुंचा दिया। तो लिखने का देखो क्या तरीका है। सबसे पहले उत्तर है, मान्यवर योगेंद्र धामाजी सादर
नमस्कार, क्योंकि उधर से उन्होंने अपना एड्रेस भी, अपना नाम वगैरह भी भेजा होगा, तो आपने उनको पहले नमस्कार बोला है। भाई साहब, आज भी आप जैसा व्यक्तित्व पाकर जीवन में एक खुशी का अनुभव हुआ। देखो, ये आपको अनौपचारिक लेटर लिखना है एक तरीके से, इसमें कोई ज़्यादा औपचारिकता का आपको वर्णन नहीं करना, ठीक है। भैया जी, आपने मेरा बैग जिसमें मेरी अंत तालिका, नियुक्ति पत्र है ना, तो मेरा बैग या फिर पापा का बैग तो ये आपने जो है बैंक की पासबुक भी थी, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, तो उस बैग को मुझे लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस उपकार के लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप जीवन में सदैव उच्चतर तरक्की पर पहुँचे और आपको कोई कष्ट ना हो। तो इस तरीके से आपने आभार व्यक्त करते हुए, आपसे कहा गया ना आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है, ऐसे आपने लिखा, धन्यवाद कर दिया और आपने नीचे अपना नाम और आपने अपना एड्रेस लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि भाई आप मेट्रो या बस में आप सफ़र करते हुए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नशे में धुत होते हैं और दूसरों के साथ भी जो है वो गलत व्यवहार करते हैं। तो इस समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए आपको किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए रहा, ये फॉर्मल लेटर है, मतलब फॉर्मेलिटी के साथ आपको लिखना है। ये औपचारिक पत्र है आपका। सबसे पहले, आदरणीय संपादक महोदय, दैनिक जागरण मेरठ, मतलब यहाँ पर आपने जो है जिसको आप लेटर भेज रहे हो, संपादक हैं वो, उनका जो है नाम और पता यहाँ पर आपने लिख दिया। उसके बाद, श्रीमान जी, मैं रात करीब 8 बजे बस में सफ़र कर रहा था और मैंने देखा कि बस सफ़र करने वाले कुछ लोग नशे में धुत थे और सहयोगियों से दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो मैं इस और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, जिससे आपके समाचार पत्र के माध्यम से ये खबर जो शीर्ष अधिकारी हैं उन तक पहुँच जाए और इस समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद सहित एक जागरूक नागरिक, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको पत्र दिया जाएगा जिसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आप उसको लिख करके आएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका निबंध लेखन होता है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा लिखने को आता है, लगभग 300 शब्दों में। अब निबंध की बात आते ही काफ़ी बच्चे डर जाते हैं कि भाई इतना बड़ा निबंध हम लोग कैसे करेंगे, है ना, 300 शब्दों में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए कि निबंध के जो टॉपिक हैं उनको देखिए कि उनमें से आप किसके बारे में ज़्यादा लिख सकते हैं, किसके बारे में आपके मन में ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं। दूसरी बात, जब आप निबंध लिखें तो उसको आप जो है हेडिंग विद डिटेल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस पैराग्राफ के तौर पर आपने लिख दिया, क्योंकि जब आप हेडिंग डाल के उनके अंदर डिटेल लिखते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और एग्जामिनर्स को पढ़ता है। अब मान लो, देखो, पहला टॉपिक है लोकतंत्र और चुनाव, दूसरा है भ्रष्टाचार की समस्या, तीसरा है मेरा जीवन स्वप्न और चौथा है अंधविश्वासों से मुक्ति जरूरी। अब इनमें से अगर आप थोड़े सिंपल टॉपिक की ओर बढ़ें तो आपके लिए जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सिंपल टॉपिक है वो है कि मेरा जीवन स्वप्न, यानी मेरे जीवन का सपना, है ना। आप अपने जीवन के सपने के बारे में बता सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने क्या सपना देखा है, आपने क्यों देखा है, क्या रीज़न है, और आप उस सपने को कैसे अचीव करना चाह रहे हैं अभी, या कैसे कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही 300 शब्दों में डिटेल में लिखना है, क्योंकि ये आपके खुद के विचार आपसे पूछे जाते हैं निबंध में, ठीक है। या फिर लोकतंत्र और चुनाव, ये भी एक टॉपिक है। अंधविश्वासों से मुक्ति ज़रूरी है, कोई आप घटना बता सकते हैं कि भी अंधविश्वासों की वजह से ऐसा हुआ। भ्रष्टाचार की समस्या, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसके में जोड़ सकते हैं। तो आपको किसी एक टॉपिक पर इनमें से निबंध लिखना है। 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। डरना नहीं है, करके सब आना है, छोड़ना कुछ नहीं है आपको। चलिए अगला, तो इनके जो आंसर्स हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला जो है लोकतंत्र और चुनाव, ये हमारा टॉपिक है। तो आप इसमें हेडिंग के साथ डिटेल लिखते जाएंगे। जैसे कि पहली हेडिंग है लोक पर आधारित शासन, दूसरी है चुनाव की निष्पक्षता, स्वतंत्र चुनाव के उपाय, फिल्मी सितारों का प्रवेश, है ना, चुनावों का घिनौना रूप। तो ऐसे 3-4 हेडिंग आप लिखेंगे और उनके अंदर डिटेल भरते जाएंगे, तो आपका 300 वर्ड्स का वो हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है भ्रष्टाचार की समस्या। तो देखो, पहला आप ये लिख सकते हो हेडिंग के भ्रष्टाचार का बढ़ता स्वरूप, या पहले आप जो है प्रस्तावना भी दे सकते हो इसकी। दूसरा है भ्रष्टाचार एक नियमित व्यवस्था, तीसरा भ्रष्टाचार क्यों और कैसे, है ना। इसके अलावा जो है मेरा जीवन स्वप्न, यानी आप इसमें फिर बता दो कि भी क्या स्वप्न है आपका, मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य बनूं या मैं क्रिकेटर बनूं, जो भी आपको करना है। तो प्रस्तावना दीजिए पहले, फिर बताइए कि फिर प्रधानाचार्य बनना तो है, लेकिन उसके क्या कार्य होते हैं, क्या आचरण और व्यवहार होता है उनका, नैतिक गुणों का विकास, ये सब आप बताएंगे, है ना, आत्मविश्वास का विकास। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे लिखेंगे। अब बढ़ लेते हैं बच्चों एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। देखो, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है आपके किस में पूछे जाते हैं, खंड क्या के अंदर। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि खंड क्या के सभी प्रश्न करने आपको ज़रूरी हैं। तो ये अभी तक जितना आपने किया है वो सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं, और खंड क्या आपके इतना यहाँ तक पूछा जाता है। अब शुरुआत है खंड ख की।
खंड ख और खंड ग में आपको 2 ऑप्शन है। अगर खंड ख आपको सारे क्वेश्चंस पढ़िए आते हैं तो उसको अटेम्प्ट करिए, नहीं आते तो इसको स्किप करके खंड ग के सभी क्वेश्चंस को देखिए, उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। अब पहले बात कर लेते हैं खंड ख की। खंड ख का नाम होता है सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी, है ना, अपनी भाषा से रिलेटेड है ये। चलिए, इसके अंदर आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 और 25 ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे खंड ख में। ऐसे ही जहां से आपके खंड ग की शुरुआत होगी वहां से भी आपको 21, 22, 23, 24 और 25 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक खंड को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 अर्थ को स्पष्ट कीजिए, है ना। कुछ शब्द आपको दे देंगे, उनमें से 2 के अर्थ आपको स्पष्ट करने हैं 3 में से। पहला शब्द है फ्रीलांसर, दूसरा है न्यूज़ ब्यूरो, तीसरा है इंटरनेट। ठीक है, अब देखो जैसे कि स्वतंत्र पत्रकार यानी फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होता है? वह पत्रकार जिसका किसी विशेष समाचार पत्र से संबंध नहीं होता और जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से किसी भी पत्र के लिए लिख सकता है। दूसरा वर्ड है आपका न्यूज़ ब्यूरो। न्यूज़ ब्यूरो क्या होता है? समाचार पत्रों ने अपने न्यूज़ ब्यूरो स्थापित कर रखे हैं जो सीमित रूप में समाचार समिति का ही काम करते हैं। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यूज़ सर्विस है, तथा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस। तीसरा वर्ड है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। इसे एक प्रकार की लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर की लगभग हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इसके माध्यम से कोई भी चिट्ठी मिनटों में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। किसी फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पहुंचाने के लिए अब किसी आदमी को यात्रा नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी फाइल कहीं भी मिनटों में भेजी जा सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 21। तो 3 में से आपको 2 वर्ड के अर्थ स्पष्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, महंगाई वृद्धि के विरोध में हुए एक सामूहिक प्रदर्शन के बारे में छोटा सा समाचार लिखना है। मतलब कोई टॉपिक दे देंगे, मान लो महंगाई वृद्धि, तो महंगाई वृद्धि के विरोध में जो है एक सामूहिक प्रदर्शन हुआ था, लोगों ने मतलब इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया था, तो उसके बारे में छोटा सा समाचार लिखो। देखो, मेरठ के बारे में लिख सकते हो, दिल्ली के बारे में लिख सकते हो, कहीं के बारे में भी आप लिख सकते हो। कल महानगर विकास मंच ने जिला मुख्यालय पर महंगाई वृद्धि के विरोध में एक विशाल सामूहिक प्रदर्शन किया, जिसमें मंच ने जिलाधिकारियों महोदयों को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि महंगाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। मंच में मुख्य रूप से श्री B.K. गुप्ता, श्री राजीव सेठिया, श्री ईश्वर चंद्र गुप्ता, श्रीमती पूनम गुप्ता, श्री मतलब यहाँ पर कुछ लोगों के आपको नाम लिखने हैं, ओम गुप्ता आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और इनको जो है मतलब एक सम्मान के साथ आपको संबोधित करते हुए लिखना है। तो देखो, आपने छोटा सा समाचार लिखना है, कोई टॉपिक दे दिया उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें 2 टॉपिक दिए जाएंगे। मान लो पहला है कै के संपादकीय किसे कहते हैं, स्पष्ट करो। दूसरा है विज्ञान की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देख लेते हैं, पहला संपादकीय के बारे में बात करें। संपादकीय में किसी महत्वपूर्ण घटना, सरकार के फैसले या सामाजिक समस्या आदि इन पर टिप्पणी होती है। समाचार जहां घटनाओं या स्थितियों की तथ्यात्मक जानकारी देते हैं, वहीं संपादकीय उन पर विचारात्मक टिप्पणी करते हैं। ठीक है, आगे है संपादकीय से समाचार पत्रों की दृष्टि का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इसमें किसी घटना, समस्या या नीतिगत फैसले पर संपादक क्या टिप्पणी करता है, उससे उसके साहस और विचारों का पता चलता है। कई बार संपादकीय पढ़ने के बाद सरकारें फैसला बदलने पर मजबूर हो जाती हैं, किसी घटना पर तुरंत कार्रवाई के लिए तत्पर हो जाती हैं। जिस नियम पर संपादकीय लिखा जाता है उसे माना जाता है कि गंभीर मुद्दा है, तो इससे पाठकों में जागरूकता भी पैदा होती है। कई बार किसी समाचार को पढ़कर पाठक उतना आंदोलित नहीं होता जितना संपादकीय पढ़कर हो जाता है। तो ये संपादकीय किसे कहते हैं, ये हमने स्पष्ट किया है। दूसरा है जैसे कि विज्ञापन की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा भी संपादकीय के बारे में भी है कि मुख्यतः अखबार और पत्रिकाओं में संपादक की ओर से संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाता है और कभी कभी संपादकीय अति महत्वपूर्ण होने पर प्रथम पृष्ठ पर भी उसको लिखा जाता है, मतलब उसको पहले पन्ने पर भी लिख देते हैं या फिर दूसरे पर भी। अब दूसरा था विज्ञापन के बारे में, ख में। तो विज्ञापन उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का एक साधन है, लेकिन साथ ही ये संचार माध्यमों की आय का भी मुख्य स्रोत है। विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन एडवर्टीजमेंट, जैसे कि आप अखबारों में देखते हो, है ना, किसी क्रीम का, गाड़ी का, किसी भी चीज़ का विज्ञापन, तो ये हम उपभोक्ताओं के लिए होते हैं ताकि हम देखें, एडवर्टीजमेंट देखें, वस्तुओं की बिक्री बढ़े। तो विज्ञापन उसी का एक साधन है, किंतु यह जो है संचार माध्यमों की आय बढ़ाने का भी मुख्य स्रोत है। अगर अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित ना हो तो अखबार हमें 1-1.5 रुपए में मिलता है। ठीक है, तो वह 8-10 रुपए में मिलेगा। इसी तरह रेडियो और दूरदर्शन पर भी खूब विज्ञापन प्रसारित होते हैं, यानी आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट
रेडियो पर भी सुनते हैं, टेलीविज़न पर भी देखते हैं, जिससे दोनों माध्यमों की आय होती है। विज्ञापन देने वाले व्यापारिक संगठन अखबारों के पाठक वर्ग के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर विज्ञापन छपवाते हैं। मतलब किस तरीके की जनता कितने दामों तक का कोई प्रोडक्ट खरीद सकती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही समाज की सामाजिक स्तर को, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही विज्ञापन छपवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। संचार माध्यमों की किन्हीं तीन प्रमुख अवयवों और उनकी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि संचार माध्यम, उनकी तीन प्रमुख अवयव और उनकी कार्यप्रणाली पर आपको टिप्पणी करनी है। देखो, आप में से अनेक लोग अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, ये सभी संचार माध्यम हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, इन माध्यमों में इंटरनेट सबसे नया और सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ है। ऐसा ही नहीं है कि खाली आप रेडियो टेलीविज़न पर ही बहुत सारी खबरें सुनते हो, है ना, आपको चीज़ें पता चलती हैं, बल्कि इनके अलावा भी कई चीज़ें हैं। उनमें से इंटरनेट है जो एक नया है और सशक्त माध्यम है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों और विभागों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले प्रचार सामग्री भी संचार का माध्यम साबित हुई हैं। संचार माध्यमों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मुद्रित माध्यम, दूसरा है श्रव्य माध्यम और तीसरा है श्रव्य दृश्य माध्यम। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंटेड, जो आपको अखबार वगैरह होते हैं। दूसरा है श्रव्य माध्यम यानी जैसे कि रेडियो हो गई, जिसको सुनकर आप सूचनाएं प्राप्त करते हो। और तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम, जैसे कि टेलीविजन। टेलीविजन में आप दृश्य यानी देखते भी हो और श्रव्य मतलब सुनते भी हो। तो इन तीनों माध्यमों से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। चलिए, मुद्रित संचार माध्यम में मुख्य रूप से अखबार और पत्रिकाएं आती हैं। अखबारों में मुख्य रूप से समाचार प्रकाशित होते हैं और इन जानकारियों में शिक्षा से लेकर खेतीबाड़ी, खेलकूद, बाजार भाव, सिनेमा, स्वास्थ्य तथा पोषण, टेलीविजन के कार्यक्रम, फैशन हो गया, ज्योतिष, भविष्यफल और दुनिया के विभिन्न स्थानों, वहाँ के लोग और उनके रहन सहन के बारे में भी जानकारी प्रकाशित होती है। अखबार आप पढ़ोगे, उठाओगे तो उसमें एक चीज़ थोड़ी होती है, दुनिया भर की चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। देश दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक हलचलों के विश्लेषण को प्रकाशित होते ही हैं। अखबार चूंकि प्रत्येक दिन प्रकाशित होता है, हर दिन आपको नया न्यूज़पेपर मिलता है, हर दिन जो घटनाएं होती हैं वो आप उनमें पढ़ते हो, इसलिए इनमें प्रतिदिन के विभिन्न क्षेत्रों की ताज़ा खबरें प्रमुखता से प्रकाशित होती हैं। इसलिए इन्हें समाचार पत्र कहा जाता है। दुनिया भर में चूंकि प्रत्येक क्षेत्र में हर पल कोई ना कोई नई घटना घटती रहती है ना। आप अगर अपने ही क्षेत्र को लें तो ये तो पूरी दुनिया इतनी बड़ी है कि कुछ ना कुछ हर वक्त हर लम्हा होता ही रहता है और उनमें से हर क्षेत्र की जानकारी हर कोई पाना चाहता है। तो इसलिए हर अखबार अपने अपने तरीके से खबरों के लिए अलग अलग पन्ने निर्धारित करता है। आमतौर पर क्या होता है, अखबार को अगर आप देखें तो पहले पन्ने पर देश दुनिया की सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो छपती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की किसी योजना की घोषणा या कोई महत्वपूर्ण फैसला या दुनिया के किसी देश में हुई कोई बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना। इसी तरह ज़्यादातर अखबारों में आखिरी पन्ने पर खेल, दूसरे पन्ने पर स्थानीय खबरें और आखिरी के दूसरे पन्ने पर अर्थ जगत से जुड़ी खबरें होती हैं। इसके अलावा देश विदेश की खबरों के लिए अलग से एक पेज निर्धारित किया जाता है और संपादकीय के लिए आमतौर पर बीच का पन्ना निश्चित होता है। तो ये हमने देखा है संचार माध्यमों के तीन प्रमुख अवयव और उनकी कार्यप्रणाली। ठीक है, इस पर हमने करी है टिप्पणी और अभी आगे भी है इसका, आप देख सकते हैं। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करते हुए ही आपको आंसर करना है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों देख लेते हैं, जो कि है समाचार पत्रों की भाषा की किन्हीं दो विशेषताओं को सोदाहरण आपको समझाना है। यानी जो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो लोग छापने वाले, उन भाषा की दो विशेषताएं बताइए, है ना। और ख में है कि सूचना प्रौद्योगिकी के दो लाभ स्पष्ट करिए। तो ख और ख दो क्वेश्चन आपको दे दिए गए, इनके आंसर आपको करने हैं। क्या है, समाचार पत्रों की भाषा और वर्तनी में एक रूपता का भाव है। ये दोष हिंदी के लगभग सभी समाचार पत्रों में पाया जाता है और इसके दो मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं, जैसे कि आप देख सकते। इसके मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं, जैसे कि पहला है हिंदी भाषा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हिंदी के अलावा अलग अलग हिंदी के जो है अलग अलग रूप पाए जाते हैं। दूसरा, हिंदी भाषा क्षेत्र में अनेक बोलियां हैं जिनमें अनेक असमानताएं हैं। अधिकांश हिंदी भाषी पढ़ने लिखने में तो हिंदी के मानक रूप का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों या फिर सगे संबंधियों और मित्रों से अपनी जो है ना लोकल लैंग्वेज में ही वो लोग बात करते हैं। हिंदी भाषा का मानक रूप तो पूरे हिंदी क्षेत्र में एक सा है, लेकिन हिंदी की बोलियां ब्रज, अवधी और भोजपुरी आदि में अंतर है।
ख क्वेश्चन है आपका सूचना प्रौद्योगिकी के 2 लाभ बताने हैं। तो देखो पहला लाभ है कि सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व का टेलीविजन के माध्यम से लगभग हर गांव को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा के कार्यक्रम भी आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित शिक्षा संबंधी कार्यक्रम तो विद्यालयों की तरह ही निर्धारित पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है संचार माध्यमों ने व्यक्ति की मनोरंजन की इस बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा किया है। खास तौर से दूरदर्शन और रेडियो के जनसाधारण के मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति की है। तो ये हमने देखा है सूचना प्रौद्योगिकी के 2 लाभ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हुआ कंप्लीट, यानी हमारा जो खंड ख है वो आपसे इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है और ऐसे ही आपको आंसर करने हैं। अगर ये खंड आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको स्किप करके खंड ग की ओर बढ़ सकते हैं। और खंड ग का नाम जो है वो है विज्ञान की भाषा हिंदी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विज्ञान की भाषा हिंदी जो है इसमें भी क्वेश्चन नंबर 21 से ही शुरुआत हो जाएगी। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों को परिभाषित करिए। पहला शब्द है ऊर्जा, दूसरा है माउस, तीसरा है परपोषी। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा, देखो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा को केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दूसरा है माउस, माउस एक निवेशित डिवाइस होती है जो चपटी सतह पर घुमाने से दृश्य पटल पर कर्सर की गतिविधि नियंत्रित करती है। तीसरा है कि भाई परपोषी, परपोषी के बारे में बताओ। परपोषी दूसरे जीव का पोषण और स्थायी या अस्थायी रूप से चरण देने वाला जीव होता है। तो ऐसे आपको जो वर्ड्स दिए जाएंगे ऐसे ही आपको खंड ख में दिए गए थे 3 वर्ड, उनकी एक्सप्लेनेशन करनी है, ऐसे ही यहाँ पर ग में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या और ख, इसमें भी 2 टॉपिक दिए गए हैं। क्या है आर्यभट्ट और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि पर टिप्पणी लिखिए। और ख है शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है और क्यों। अगर आर्यभट्ट के बारे में बात करें, 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम लोगों को बताया कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। उन्होंने पृथ्वी के आकार, गति और परिधि का अनुमान भी लगाया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय तथा आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की थी। दूसरा है ख में पूछा है शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा गया है, तो सुश्रुत को कहा गया है। इन्होंने ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं बच्चों। अंधविश्वास से आप क्या समझते हो और उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, विस्तार से आपको बताना है। अगर इसके बारे में ना पता हो तो आप इसको स्किप करके देख सकते हो। दूसरा कि पर्यावरण प्रदूषण पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव बताइए। ठीक है, अंधविश्वास की बात करें, देखो अंधविश्वास बिना सोचे समझे शीघ्र ही दूसरों की बातों पर विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है। मतलब इसमें आप सोचते समझते नहीं हो, बस ऐसे ही विश्वास कर लेते हो। अंधविश्वास से छुटकारा सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों, स्त्री पुरुष के भेदभाव, भावुकतापूर्ण फैसलों से बचकर ही करना चाहिए जो कि वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण हो। इससे हमारा और हमारे देश का विकास हो सकता है। कोई भी बात केवल इसलिए ठीक नहीं होती कि उसे हमारे बड़े बूढ़े या घनिष्ठ मित्र कह रहे हैं, बल्कि वह तब ठीक होती है जब तर्कपूर्ण और बुद्धिसम्मत हो। ये बात महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कही थी कि वैज्ञानिक प्रगति ने असंख्य अंधविश्वासों को और मान्यताओं को बदल दिया है। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बहुत सारी गलत धारणाओं को, अंधविश्वासों को बदल सकते हैं, परंतु अभी भी इस प्रकार की कई मान्यताएं शेष हैं जो सभी के सहयोग से, यानी जब हम मिलजुल कर जो है कोशिश करेंगे तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। तो अंधविश्वास से आप क्या समझ सकते हैं हमने देख लिया है। अगला है प्रदूषण के बारे में। तो अथवा, तो देखो यहाँ पर पूछा है कि पर्यावरण प्रदूषण पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, यानी जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है उस पर जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। आंसर है परितंत्र उस समूचे वातावरण को कहते हैं जिसमें जीवधारी आपसी सहयोग के साथ रहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, है ना, पर्वत, घाटी, खेत तथा जीव जंतु सभी परितंत्र के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण परितंत्र संबंधी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के रहने के लिए आवास तथा अन्न के लिए उपजाऊ जमीन की जरूरत भी बढ़ गई है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे उन्हें खाने के लिए भी ज़्यादा चाहिए, उन्हें रहने के लिए भी ज़्यादा धरती की ज़रूरत है ना। इसका परिणाम ये निकला कि जहाँ जंगलों वाले भाग थे वहाँ से जंगल और पेड़ पौधों को काट कर रहने के लिए जगह बना ली गई तथा खेती योग्य जमीन बनाई जाने लगी। जंगलों के कटने से औषधीय योग्य वनस्पतियां नष्ट होने लगी। इसके अलावा वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ने लगा, क्योंकि जब पेड़ पौधे कटने लगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बढ़ गया। आज कंडीशन ये है कि कुल ब्रह्मांडीय
ब्रह्मांडीय गर्मी में हुई बढ़ोतरी का 50% हिस्सा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण है। पेड़ पौधों तथा हरियाली के कम होने से न केवल वातावरण गर्म रहता है बल्कि बारिश भी कम होती है। जलाने के लिए लकड़ियों की कमी बनी रहती है तथा बाढ़ के कारण खेती योग्य भूमि का कटाव तेज होता जा रहा है। 1982 ईस्वी में भारत में कुल 133 करोड़ टन जलावन की लकड़ियों की जरूरत थी, जिसमें से केवल जो है 39 करोड़ टन की आपूर्ति हो पाई। शेष लकड़ी की आपूर्ति के लिए लोगों ने जंगलों से तेजी से कटाई शुरू कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1970 ईस्वी में जो हमारा देख सकते हैं आप लोग 2,30,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ था। 1984 में ये जो है बढ़कर 5,90,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। जंगलों को काटकर खेती योग्य नई जमीन बनाने के कारण 1960 ईस्वी की तुलना में 1982 ईस्वी तक आते आते सिंचाई के पानी की जो आवश्यकता जो है दोगुना बढ़ गई, जिसकी वजह से मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ठीक है, वृद्धि ही थी, मतलब उसकी जो वजह थी वो जनसंख्या वृद्धि थी। तो ये हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। दो में से आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो आपको इजी लगे आप उसको अटेम्प्ट कर सकती हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विज्ञान की भाषा की 3 विशेषताएं आपको उदाहरण देकर समझानी है। 3 विशेषताएं विज्ञान की जो भाषा है, 3 विशेषताएं उदाहरण सहित बताओ। पहली यह है कि विज्ञान की भाषा सुनिश्चित, स्पष्ट और सुबोध होती है। वैज्ञानिक अपनी बात को सरल भाषा में तर्कपूर्ण ढंग से कहता है। विज्ञान में स्पष्टता होती है, मतलब क्लियरिटी के साथ बोली जाती है, और यथार्थता का बहुत महत्व है। सहजता, सरलता और सीधे साधे बात को कहना वैज्ञानिक भाषा का गुण है। दूसरा, विज्ञान की भाषा की एक विशेषता है तार्किकता, अर्थात जिसे तर्क से सिद्ध किया जा सके, जिसमें कार्य कारण संबंध स्पष्ट नजर आए। विज्ञान प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके ही हमें कुछ सिद्धांत देता है, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट करता है तभी उसको प्रूव करता है, तथा हम उसकी वास्तविकता की जांच खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि वह विज्ञान पर आधारित होता है। विज्ञान के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तर्क जरूर होता है। इसी वजह से विज्ञान की भाषा भी तार्किक होती है। तीसरा यह है कि गर्मियों में घड़े में पानी ठंडा रहता है, इसलिए क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें से पानी लगातार रिसता रहता है। ये पानी गर्मियों की शुष्क हवा के कारण शीघ्र ही भाप बन जाता है। तो इस प्रकार मटके के चारों तरफ की वायु में नमी रहती है और घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा बना रहता है। इसलिए ये सूत्रबद्ध तरीके से प्रत्येक घटना की व्याख्या करने में सक्षम होता है। सूत्रबद्धता के कारण ही बड़ी से बड़ी और लंबी से लंबी प्रक्रिया को कम स्थान और समय में समझा जा सकता है। सूत्रों के प्रयोग से ही वैज्ञानिक भाषा में संक्षिप्तता आती है, और विज्ञान में किसी भी क्रिया का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अतः वैज्ञानिक तथ्यों में सदैव कार्य कारण संबंध होता है और भाषा में ही कार्य कारण संबंध स्पष्ट झलकता है। तो ये विज्ञान की भाषा की 3 विशेषताएं थी, जिनका हर एक विशेषता का एग्जाम्पल हमने साथ साथ दिया है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर पर कार्य करने से होने वाली 3 सुविधाओं के बारे में बताइए। भाई मान लो आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो उससे क्या 3 सुविधाएं आपको मिलती हैं। पहला ये है, आप देख सकते हैं, वैसे इसमें 5 सुविधाएं हैं बट आप 3 भी कर सकते हैं, कि कंप्यूटर अपनी विशेषताओं के कारण अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। दूसरी है कि कंप्यूटर अपनी तीव्र गति, शुद्धता, यथार्थता, अपार सूचनाओं तथा आंकड़ों के स्मृति भंडारण जो है विशेषताओं के कारण किसी भी कार्य को पूर्ण समर्थता के साथ संपन्न करता है। इसके अलावा ये कभी थकता नहीं है, रात दिन आप कंप्यूटर से काम करवा सकते हो। बड़े से बड़ा और जटिल से जटिल कार्य यह सरलता के साथ कर सकता है। चौथा है, यह मानव के समान प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है, लेकिन ये एक मशीन होने की वजह से भावनाहीन है, मतलब इसमें फीलिंग्स नहीं होती। इसके पास ना ज्ञान है ना अनुभव, किसी भी प्रयोक्ता से यह भेदभाव नहीं करता, ये तो मात्र मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का क्रमशः पालन करता रहता है। 5वां यह है कि यह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। इसकी प्रमुख विशेषता यह है, किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह अपार आंकड़े याद रख सकता है और जरूरत जाहिर होने पर आपको विविधा प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करा सकता है। सो इस तरीके से खंड ग के जो सभी क्वेश्चन थे 21 से लेकर के 25 तक वो भी हमने देख लिए हैं। अगर खंड ख या ग में से आपको किसी एक के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से पता हो तो आप उन्हीं को अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे पूरे विश्वास है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, और 1 या 2 बच्चों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको आज हम कुछ समझा पाए, तो उसके लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कर रखा है सो वेरी गुड। चलिए अभी थोड़ा सा और कुछ बातें कर लेते हैं। बाकी हिंदी का पेपर कैसा आएगा
इस टॉपिक पर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करके रखें, जहां पर आपको हिंदी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के, और साथ ही साथ काफ़ी कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो डेमो वीडियो देखकर आप किसी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। हिंदी के सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर हिंदी के अलावा आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। वहां पर आप एनआईएस की इंग्लिश ईजिली पढ़ सकते हैं, चैप्टर्स को समझ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनसे ज़रूर जुड़िए और वीडियो का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है गेन करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।